आई एम श्योर एक कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि इंसान को अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। अगर वो अपने कर्मों की सजा इस जन्म में ना भुगते तो अगले जन्म में ही सही, लेकिन उसे अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी ही होगी। जो फल लिखा है वो तो मिलेगा। अब ये हिंदू धर्म के अंदर चीज बहुत ज्यादा फेमस है, सनातन धर्म कहूं तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि सारे रिलीजन के अंदर ये चीज नहीं मानी जाती कि रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है। लेकिन आज की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये चीजें सचमुच होती हैं या नहीं। बेसिकली एक लड़का, बिल्कुल शरीफ लड़का, 2 जून 1990 को पैदा हुआ। उसे सपने आते थे कि कुछ यहां पर अनयूजुअल हो रहा है, कोई लड़की यहां पर रो रही है और कोई लड़का उसके ऊपर हंस रहा है, और काफी सारे ग्रुप के लोग भी हैं वहां पर जो उसके ऊपर ऐसे हंस रहे हैं। ये चीजें उसको लगातार परेशान करती थी और 25 साल की उम्र तक ये सिलसिला उसके साथ चलता रहा। और 25 साल की उम्र में उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके घर वालों की भी जिंदगी को तबाह कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। 2 जून 1990 दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यहां पर विनोद जी की जो वाइफ थी वो एक बच्चे को डिलीवर कर रही थी। उस दिन जो मौसम था वो काफी ज्यादा खराब था, बारिश हो रही थी, इसी के साथ साथ तूफान भी, और इसी के साथ साथ एक चीज और, जब वो बच्चा पैदा हो रहा था तो उसके पैदा होने के वक्त पे यहां पर कुत्ते के रोने और बिल्ली के रोने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। अब इन चीजों को बहुत मनहूस माना जाता है। रात के कुछ यहां पर 11:27 के आसपास उसका जन्म हुआ था, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा जो था वो काफी सुंदर था और काफी हेल्दी था। बच्चे का नाम यहां पर रक्षित रखा गया। अब जब उसकी कुंडली दिखाने की बात आई, मुंडन वगैरह या कुंडली वगैरह जो भी ये चीजें होती हैं, तो पंडित ने एक बात साफ कर दी कि ये इस बच्चे का पुनर्जन्म है। इस बच्चे का एक प्रीवियस जन्म भी रहा है जिसके अंदर इस लड़के ने या तो कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसके चलते उसके जो साइंस हैं वो इसे जिंदगी भर दिखाई देते रहेंगे। उस बच्चे की खास बात बता दूं, वो बच्चा लगातार रोता रहता था, इतना रोता था कि उसकी आंखें तक सूज जाए, वो रोता ही रहता था। ऐसा नहीं कि अगर उसको उसके खिलौने या फिर उसकी मनपसंद राइम्स वगैरह या फिर गाने वगैरह सुनाओ तो वो चुप नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन एक यूजुअल बच्चे से वो बहुत ज्यादा रोता था। ऐसा भी नहीं था कि वो बच्चा मनहूस हो या अपने माँ बाप के लिए गलत साबित हुआ, नहीं। जब वो पैदा हुआ था तो उसके पापा को बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहां पर हुआ था और वो एक बहुत वेल्दी बिजनेसमैन हो गए थे। एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था वो, एक नॉर्मल चाइल्डहुड था उस लड़के का। और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया ये चीजें जो थी ये बढ़ती ही चली गई, ये सपनों वाली बात। पंडित ने एक बात बोली थी कि इसकी जिंदगी में, पिछली जिंदगी में जो भी हुआ है वो जानना काफी जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उससे इसकी शायद प्रेजेंट लाइफ पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े। तो इसको सुन के घर वाले घबराए। उन्होंने कहा मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, कोई भूत प्रेत का, चुड़ैल डायन का चक्कर? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बच्चा इस चीज को देख देख करके, इन सपनों को देख देख करके परेशान हो जाए और उस परेशानी के चलते वो काफी ज्यादा डिप्रेशन वगैरह में चला जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक बात क्लियर कर दूं आपको, यहां पर उस बच्चे को किसी भी तरीके की कोई डायन या कोई आत्मा परेशान नहीं करेगी। जो प्रीवियस जन्म की बात थी वो गई, लेकिन वो सपने उसको आते रहेंगे। 7 साल का जब रक्षित हुआ तो ये सब कुछ चलता रहा। उसको लगातार ये चीज दिखती थी कि बारिश हो रही है, यहां पर एक गांव है, एक औरत है जो हाथ जोड़ के एक लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही है, और ये सब कुछ उसके साथ में यहां पर हो रहा है, ये उसको दिखाई देता था। और एक लड़का जो है वो हंस रहा है, साथ में पीछे कुछ और लड़के भी खड़े हैं जो इधर हंस रहे हैं। 10 साल का वो हुआ तो ये सपने और बढ़ गए। अब उसको क्लियरली ये सारी चीजें दिखाई देने लगी कि यहाँ पर कौन है, क्या है, ये सब कुछ उसको दिखता था। अपने माँ बाप से वो डर के बताता भी था कि भाई ये सब कुछ मेरे साथ में हो रहा है। माँ बाप क्या बोलेंगे कि बेटा पुनर्जन्म है। 10 साल के बच्चे को ये बात तो बोली नहीं जा सकती। वो कहते थे बेटा बुरा सपना होगा, इसको इग्नोर करो। लेकिन रक्षित कहता पापा कुछ गड़बड़ है। माँ बाप जानते थे सच क्या है। उन्होंने किसी बड़े विद्वान पंडित को ये बात बताई और कहा कि ऐसा ऐसा है। पंडित ने कहा देखो, बहुत से ऐसे पंडित हैं हिंदुस्तान में और इस दुनिया में भी जो इन चीजों की जड़ तक पहुंच सकते हैं कि पिछले जन्म में इस लड़के ने क्या किया है, लेकिन जो ट्रॉमा है वो जिंदगी भर इसके साथ रहेगा, जानकर के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो उन्होंने कहा कि अगर इस बच्चे से आप कुछ छुपाना नहीं चाहते तो सच सच इसे बता दीजिए जितना जल्दी हो सकता है। 17 साल की उम्र में उस बच्चे की सही उम्र, वाजिब उम्र देख के ये बात बता दी गई कि बेटा तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ था और इसी के चलते तुम्हें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमें नहीं पता कि पुराने जन्म में तुमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो सब कुछ जो है वो तुम्हें दिखाई देता है। अब एक चीज कॉमन थी, वो लड़का हमेशा रोया करता था और उस सपने के अंदर जब वो लड़की थी वो भी रोया करती थी। तो उसने ये मान लिया, अपने मन में एक चीज ठान ली कि शायद मैं पिछले जन्म में एक लड़की हूं और मैं ही ऐसे रो रहा हूंगा और वो कोई जमींदार वगैरह आदमी होगा, क्योंकि रात के वक्त में उसको सपना आता था और जो भी घटना होती थी, वो लड़की जो गिड़गिड़ा रही थी बारिश के अंदर, वो भी रात के वक्त में होती थी। तो उसको उस लड़की का चेहरा तो कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन उस लड़के के चेहरे से वो वाकिफ था और उस लड़के को उसने इस जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। और क्या पता वो आदमी जिंदा हो या ना हो, अब कौन जाकर ढूंढे, कौन सा गांव भाई, किसी को नहीं पता। सिर्फ एक पीछे एक हट थी, इधर एक पेड़ था और बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। अब आप इमेजिन कर लीजिए, यहां पर एक लड़का था जो उधर लड़की को परेशान कर रहा था और अंधेरे का वक्त। तो उसको लगा शायद मैं वही लड़की हूंगा, इस जन्म में मैं लड़का बन के पैदा हुआ हूं और शायद जो मेरे साथ में प्रताड़ना उस वक्त पे हुई थी वो सब कुछ इधर होती हो। अभी तक उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उस लड़के को बहुत अजीब और गरीब चीजें फील होती हो या फिर कोई उसको यहाँ पर सपने में ये कहता हो कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या मार दूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल चाइल्डहुड था। क्लास में वो लड़का टॉपर, लड़कियों की इज्जत करने वाला वो लड़का था, सब कुछ बढ़िया था, एक्सट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। बहुत ज्यादा दब्बू या फिर लोगों से बात ना करने वाला इंसान हो, ऐसा नहीं था। वो इंसान अच्छा था, लेकिन ये सपनों का सिलसिला जो था ये उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। पंडित ने कहा था कि ये अपने आप ही सब कुछ बता देगा अगर इसे याद आया तो, अगर याद नहीं आता तो अब घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और वक्त आ गया 2015 का। रक्षित की उम्र हो चुकी थी 25 साल। अब 25 साल की उम्र के वक्त पे उसके फादर काफी घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल, ये जो पीरियड होते हैं 5-5 साल के, उन्हें लगा शायद इस वक्त पर इस लड़के के साथ कुछ अजीब ना हो जाए। उन्होंने बहुत से पंडितों को दिखाया और ये चीज कंफर्म करने की कोशिश करी कि क्या इस लड़के के ऊपर कोई चुड़ैल वगैरह, डायन वगैरह का साया आएगा या नहीं आएगा, या है या नहीं है, कहीं कल को ये लड़का मर ना जाए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र होके रहिए। और आपने काफी सारी स्टोरीज में भी ये चीज पढ़ी होगी, रीइंकार्नेशन की जब बात होती है कि लोगों को पिछले जन्म की बातें याद रह जाती हैं, लेकिन उससे उनकी प्रेजेंट लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रेजेंट लाइफ तो वैसे ही चल रही है जैसी चलती रहती है। कभी भी उसको ऐसा नहीं लगा कि कोई आदमी आकर के उसको धमकी दे रहा हो सपने में। हाँ, ये सपने जरूर आते थे और 1-2 सपने उसको और आते थे कि कोई लड़की है जो खिलखिला करके हंस रही है, बस ये उसको दिखाई देता था। कभी उसको नहीं दिखाई दिया कि वो लड़की मरी, वो लड़का मरा, या वो पीछे जो लोग खड़े थे उनका क्या हुआ। बस ये सपना ही उसको आता था और जब भी ये सपना उसको आता था तो उस लड़के की तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो जाती थी। लेकिन इस उम्र तक आते आते वो इस चीज को सीख गया कि मुझे इन सब चीजों से टैकल कैसे करना है। बहुत स्ट्रांग लड़का था वो, अब वो इन सब चीजों से टैकल करना सीख चुका था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान उसके लिए नहीं थी। 25 साल की उम्र में रक्षित ने यहां पर अपने फादर का बिजनेस संभाला। अब वो एक अच्छी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, नौकरी तो वो करेगा नहीं, उसने बिजनेस संभाला और बिजनेस में उसको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा था जो वो लड़का एक्सपेक्ट कर रहा था। सभी पंडितों ने यहां पर एक बात बोली थी कि इस लड़के के साथ में कुछ भी अजीब नहीं होगा, लेकिन जिंदगी में एक शख्स रक्षित के ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी को पूरा का पूरा पलट करके रख दिया। एक शख्स था जो यहां पर उनकी फैमिली से मिलने के लिए आया। बहुत नामी ग्रहणी पंडित तो नहीं, लेकिन हां एक पंडित था। वो उम्र रही होगी उसकी कुछ 80, 85, 90 के आसपास, बहुत बुजुर्ग आदमी। लेकिन जहां से वो आया था वहां के लोग ये बात बोलते थे कि इस आदमी से ज्यादा ज्ञानी इंसान आप चिराग लेके ढूंढ लो, आपको मिलेगा नहीं। बड़े बड़े मंदिरों में जितने भी पंडित बैठते हैं ये इसके पैरों की धूल नहीं, इतना ताकतवर ये पंडित है, इसमें इतना ज्ञान। वो पंडित आया और उन्होंने तो उसको बुलाया नहीं था,
कभी किसी को उन्होंने ऐसे बुलाया नहीं था, वो लोग खुद ही जाते थे मंदिरों में। वो आया और उसने ये बात बोली कि मैंने आपके केस के बारे में सुना है और मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार होने वाला है। उसने कंप्लीटली अपोजिट बात बोली जो बाकी के सारे पंडित लोग बोलते आ रहे थे। उन्होंने ये बात बोली कि इस लड़के की जो मृत्यु है ये बहुत नजदीक है। ये बात पहली बार विनोद ने सुनी थी जो रक्षित के फादर थे, और रक्षित की मदर भी बहुत रोने लग गई कि बाबा आप कोई उपाय बताइए। बाबा ने कहा आपने देखा कि इस बच्चे का जो बिजनेस है वो ठप होने लगा। उन्होंने कहा हाँ जी देखा। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इस बच्चे के जो सपने हैं वो अब इसको डिस्टर्ब नहीं करते। उन्होंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा अच्छी बात नहीं है, अभी तो तूफान आना बाकी है। आप बस मौसम की शांति देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस बादल आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ होगा नहीं, लेकिन बादल आने के बाद में जो तूफान आने वाला है उसको आप कहीं ना कहीं भांप नहीं पा रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये लड़का बहुत बड़े खतरे का शिकार है। उन्होंने कहा बाबा फिर हम क्या करें, आप हमें कुछ उपाय बताइए। उन्होंने कहा उपाय की ज्यादा दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके ये जो चीजें हैं इन्हें टैकल किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक यज्ञ करवाना चाहता हूं इस लड़के के हाथों से, जिसके चलते जो इसका बिजनेस है जो ठप चल रहा है वो यहां पर सही हो जाएगा। उसने और भी बातें बोली कि नक्षत्र जो है इस लड़के के जब ये पैदा हुआ था तो मनहूस थे। उसने बिना कोई कुंडली देखे ये बात बोल दी कि इसके नक्षत्र मनहूस थे। जहां ये पैदा हुआ था वहां पे कुत्ते बिल्ली भौंकने रोने की आवाजें उनकी आ रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, और जिस वक्त पर रात के 11:27 पे लड़का पैदा हुआ था उस वक्त पर जो शनि और मंगल की जो इधर स्थिति थी वो शुभ नहीं थी। इसीलिए इस लड़के को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो बातें बोली उसके सामने सभी ने हाथ पैर जोड़ लिए कि भाई बाबा तो बहुत ज्ञानी। उन्होंने कहा मैं यज्ञ करवाता हूं, यहां पर एक शिवजी भगवान का यज्ञ है, कुछ 3 दिन तक वो यज्ञ चलेगा। उसके बाद में इस बच्चे का जो बिजनेस है वो ऑन ट्रैक आ जाएगा। अब उसके फादर को लगा कि भाई यहाँ पे शायद वो ये काफी ज्यादा चार्ज करे, तो उन्होंने पूछा भी कि बाबा आप बताइए आप कितने पैसे लेंगे। बाबा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये सारी चीजें पैसों के लिए नहीं करता। पैसे मैंने अपनी जिंदगी में पहले कमा लिए हैं, अब तो सिर्फ मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं, पैसे का लालच नहीं। लेकिन ये भोला भाला लड़का जो है इसकी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए मैं ये यज्ञ मुफ्त में करूंगा। अब ऐसा उसने कुछ नहीं किया कि कोई काला जादू कर दिया हो या उसकी कोई खुंदक हो, नहीं। यज्ञ में सभी लोग मौजूद थे, पूरा खानदान मौजूद था, रक्षित के फादर मदर ही नहीं सब लोग। और सबने ये चीज देखी थी कि यहाँ पे जो यज्ञ था उसके अंदर महामृत्युंजय मंत्र के पाठ वगैरह चल रहे थे, शिव जी भगवान की यहाँ पे जो थी पूजा अर्चना चल रही थी, कहानियां सुनाई जा रही थी, सब कुछ सही था। यकीन मानो 3 दिन के बाद में उस लड़के को बिजनेस में कुछ 2.5 करोड़ का मुनाफा हुआ। वो लड़का पिछले 3-4 महीने में यहां पे बैठा हुआ था और इतना तो उसने पैसा डुबाया नहीं था जितना उसने इस वक्त पे कमा लिया। 2.5 करोड़ की सीधा डील उस लड़के ने साइन यहां पे कर दी। अब उस बाबा ने यहां पे उनका ट्रस्ट जीत लिया। एक कहावत सुनी होगी आपने कि बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया बहुत जाता है, राइट। अभी उस बाबा की सच्चाई सामने आनी बाकी थी। इन बातों को 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक रक्षित का बिजनेस बहुत अच्छा, कुछ 27 करोड़ रुपए उस लड़के ने 1 महीने में कमा लिए। बहुत सब लोग उससे खुश हुए। उसके माँ बाप को तो भाई बचपन से उस पर फक्र था, और अब तो भाई ऐसा कमाल। उसके बाद में 1 महीने के बाद में वो लड़का जो था वो कहने लगा मुझे यहाँ पे अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं, मुझे मरे हुए जो मेरे पूर्वज हैं जिनको मैंने मरते हुए देखा है अपनी लाइफ में वो मुझे दिखते हैं और वो मेरे ऊपर हंसते हैं। जो उसके पूर्वज इस जन्म के हैं वो उसके ऊपर हंसते हैं, और उसको ऐसे सपने आते हैं कि उसके माँ बाप जो हैं उस लड़के की चिता को आग लगा रहे हैं, उसका श्राद्ध परफॉर्म कर रहे हैं। और ये सपना जो है उसको ऐसा लगता है देख करके कि ये फ्यूचर में उसके साथ होने वाला है। ये सब कुछ वो कहता मुझे यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आती है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई जो है मेरे शरीर को यहाँ पर नोचने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इसी के साथ साथ जो मेरा मेंटल बैलेंस है, जो मेरी मेंटल पीस है वो भी जाती जा रही है, और मुझे हर जगह पर यहाँ पे कॉकरोच, बिच्छू
इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे चूहे वगैरह बहुत दिखाई देते हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉकरोच वगैरह जो मेरे शरीर के अंदर चले गए हैं और मैं अपने शरीर के जो कपड़े हैं उनको उतार करके फेंक भी देता हूं। ऑफिस में भी कई बार लोगों ने देखा था कि रक्षित जो है वो नॉर्मल चल रहा है, चलते चलते एकदम से उसने टी शर्ट उतारी और फेंक दी और घबरा गया, और फिर उसको रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या किया, और वो कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर कॉकरोच आ गया, कहीं से पता नहीं कहां से आ गया लेकिन आ गया। अब ये चीज अगर एक बार हो तो आदमी नॉर्मल समझे, लेकिन ये सिलसिला कुछ यहां पर 2-4 दिन से लगातार चल रहा था। बार बार वो टी शर्ट अपनी जो थी उतार दिया करता था, और अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझता था कि ये मेरे मन का वहम है। मेंटली वो लड़का काफी स्ट्रांग चल रहा था। ये बात उन्हीं बाबा से की गई जिन्होंने पहले इस दिक्कत को सॉल्व किया था। अब माइंड यू, बाबा ने यहां पे कुछ भी काला जादू नहीं किया था। सभी लोग उस पूजा में बैठे थे, मैंने जैसे पहले बताया, कुछ भी नहीं किया बाबा ने। वो लोग बाबा पे गए और बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बात बोली थी कि इस लड़के के ऊपर आफत भटक रही है, और ये आफत जो है अब इसके सामने विकराल रूप में आ रही है। घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। बेटा एक काम करो, तुम मेरे साथ एक बार मेरे घर आओ। वहां पर जो है एक बक्सा है, उस बक्से को तुम खोलो। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसे जब तुम खाओगे तो ये काला जादू जो है ना, ये खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारे साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है। बाबा उसको लेकर के अपने घर पे चले गए और वहां पे एक बक्सा था। जैसे ही रक्षित ने उस बक्से को देखा, उसे लगा उसने ये बक्सा पहले देखा है। ऑल्दो वो कभी बाबा के घर पे नहीं आया था, लेकिन उसको लगा, उसने ये बात जो थी अपने माँ बाप को भी बताई कि पापा मुझे ऐसा लगा था उधर कि मैंने उस बक्से को देखा था। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा हाँ मुझे लग रहा था कि वो बक्सा मैंने किसी को दिया था, किसी ने उसे बहुत प्यार से रखा था, और जब मैंने उस बक्से को उठाया था और उसको अपनी नाक के पास में लेकर आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि उसकी जो खुशबू है वो मेरे जहन में है। वो खुशबू जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी, लेकिन वो खुशबू जानी पहचानी सी है, पता नहीं किसकी है वो खुशबू, लेकिन वो बक्सा जो था वो मैंने देखा था। उन्होंने कहा बेटा उस बक्से के अंदर क्या था? उसने कहा पापा बक्से के अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक धागा था। वो धागा उन्होंने मेरे हाथ में पहनाया, फिर उसको काट दिया और इधर कुछ मीठा उन्होंने मुझे खिला दिया, बताशा खिलाया, बस यही था उस बक्से के अंदर, इसके अलावा तो कुछ नहीं। पेरेंट्स को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने कहा बेटा बक्सा कुछ बहुत अजीब किस्म का था क्या, कोई ऐसा तो नहीं कि पुराना दिख रहा? उन्होंने कहा नहीं पुराना नहीं, पीतल का बक्सा था और नया था, लगभग नया ही समझ लो। पता नहीं पापा कुछ अजीब तो नहीं था। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो बाकी तो कुछ नहीं? उन्होंने कहा बाकी कुछ नहीं, हाँ लेकिन जब से मैं वहां से आया हूं तब से काले जादू वाली जो चीज है ये खत्म हो गई, जैसा बाबा ने कहा था। अब माँ बाप जो इधर थोड़ा बहुत शक कर भी रहे थे वो भी पानी में, कि भाई क्या पता बाबा ने इधर कुछ टोने टोटके कर दिए हो और वो यहाँ पर बहुत बड़े पैसों का हाथ मारने के मूड में हो, लेकिन ऐसा नहीं था, लड़का ठीक हो गया था। उसके बाद में जब एक काले जादू वाला काम खत्म हुआ, अब वो लड़का ये कहने लगा कि मुझे यहाँ पर एक लड़की है जो जान से मारना चाहती है और वो ये कहती है कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी, बस इतनी बात वो कहती है। उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ वो सपने वाली जो लड़की थी उसका चेहरा उसने कभी देखा नहीं था, बस उस लड़के का चेहरा उसको याद था जो यहाँ पर उस लड़की के ऊपर हंसा करता था, जो उसको बचपन से लेके अब तक सपना आता था। उसे बहुत अजीब लगा। उसने कहा पापा मुझे ऐसा ऐसा लगता है और वो लड़की मुझे हर बार दिखाई देती है और जब भी वो मुझे दिखती है मेरे साथ में कुछ गलत होता है। जैसे जब उसको वो लड़की पहली बार दिखाई दी थी तो यहाँ पर एकदम से जो स्टूल था उनके घर के अंदर वो उस लड़के के पैर पे आके गिरा था, जिसके चलते जो उसकी आखिरी वाली उंगली थी वो क्रश हो गई थी। तो उसकी हड्डी तो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो ही गई थी और मरहम पट्टी वगैरह उसकी जो हुई थी वो हुई थी, लेकिन जब भी वो लड़की दिखती थी तो मनहूसियत होती ही थी, और ऐसी मनहूसियत जो जानलेवा हो। अगली बार जब वो लड़की दिखी थी तो उनके घर का जो पंखा था वो लगभग
उस लड़के के ऊपर गिरने ही वाला था, बस वो लड़का बचा था। इसी के साथ में एक बार वो रात में यहाँ पे घूम रहा था अपनी छत पे, उसको वो लड़की छत पे घूमते हुए एक कोने पर दिखाई दी और वो हंस रही थी। वो गुस्से में नहीं थी, वो हंस रही थी, जैसे उसे मालूम हो कि इस लड़के का अंजाम क्या होना है। वो लड़की हंस रही थी और उस वक्त पे अचानक से उसका पैर फिसला लड़के का, और उसकी जो ये ठोड़ी होती है ये जमीन पे जाके लगी। बाल बाल वो लड़का बचा, नहीं तो वो लड़का जो था छत से सीधा इधर जमीन पे गिरता और उसकी डेथ हो सकती थी। वो उसे मार नहीं रही थी, जान से नहीं मार रही थी। हाँ, ये बात जरूर थी कि उस लड़के को तड़पा रही थी। उन लोगों ने सोचा ये बात जो है बाबा से एक बार ना करके क्यों ना हम किसी अच्छे और किसी दूसरे पंडित से करें। क्या पता वो बाबा जो हो वो यहां पर हमें बेवकूफ बना रहा हो। उसके फादर के मन में ये बात शुरुआत से थी। इसके बाद में वो लोग एक अच्छे पंडित पर गए और उनको उन्होंने सारी बात बता दी। पंडित ने कहा इस लड़के के ऊपर कोई काला जादू नहीं है। वो बाबा जो है झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने काला जादू सच में उतारा था। और हाँ, जो भी इसके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी इसीलिए चल रही थी क्योंकि जिस नक्षत्र में पैदा हुआ था वो नक्षत्र इसके बिगड़े हुए थे। ये भी झूठ नहीं था। तीसरी बात जो थी कि वो लड़की कौन है, इसके बारे में जब बात करी गई तो ये बात उन्होंने बोली कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। वो लड़की जो है, जो इसके ऊपर आई है, उसको किसी ने इसके ऊपर छोड़ा है। वो आत्मा अपनी मर्जी से नहीं आई। ऐसा हो सकता है कि उन बाबा ने उसको छोड़ा हो, लेकिन बाबा की दो बातें तो बिल्कुल सही थी। आखिर वो तीसरी में ऐसा क्यों करेंगे? किसी को मारना ही होगा तो वो काले जादू से मार देगा। तो उन्होंने कहा एक आप काम कीजिए, इस लड़की को आप जो भी आई है इसको मुक्त करवा दीजिए और इसको यहां से जाने दीजिए। उन्होंने कहा इसकी मुक्ति इतनी आसान है ही नहीं, क्योंकि ये लड़की जो है इसकी आत्मा को पाला गया है। इसकी आत्मा की जो ताकत है उसको कुछ इस तरीके से बढ़ाया गया है कि इस लड़की की मुक्ति अगर मैं करवाऊंगा या कोई भी करवाएगा तो शायद उस इंसान की मौत हो जाए। इसकी आत्मा सिर्फ बदला चाहती है, सिर्फ और सिर्फ बदला। अब इस लड़के को बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि उस आत्मा को तो आने से ना रोका जाए, लेकिन किसी तरीके से इस लड़के के आसपास एक कवच बनाया जाए जिसके चलते ही बच जाए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कवच बना दो। उन्होंने यहां पर मंत्र वगैरह पढ़े और बहुत प्रक्रिया वगैरह करी। यहां पर एक हवन कुंड था, उसके पास उन्होंने उस धागे को बहुत बार घुमाया। वो धागा कुछ ऐसा था कि हवन कुंड के अंदर डालोगे तब भी नहीं जलेगा। कुछ इस किस्म का वो धागा उन्होंने बनाया था। जादू मंत्र वगैरह बहुत सारे किए थे। यहाँ पे कुछ भभूति वगैरह थी जो एक ताबीज टाइप का था, उसके अंदर बंद करके उन्होंने दी और कहा कि इसको इस लड़के को पहना दो। वो ताबीज जब उन्होंने उस बच्चे को पहनाया उसके बाद में उसकी जिंदगी वापस ठीक हो गई। उसको वो लड़की दिखाई जरूर देती थी लेकिन वो लड़की कुछ कर नहीं पा रही थी, उसकी ताकत कहीं ना कहीं बंद गई थी। अब वो बाबा जो थे वापस आए उनसे मिलने के लिए और ये पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है नहीं। उन्होंने कहा बाबा सब कुछ सही है। बाबा पे जो था शक उनको था, लेकिन फिर भी कोई प्रूफ नहीं था क्योंकि दूसरे वाले जब पंडित पर वो लोग गए थे जो काफी जाना माना था, हिंदुस्तान का काफी जाना माना पंडित था, वो उस पर वो गए थे तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि इस बाबा ने ऐसा कुछ किया होगा। तो उन्होंने ये बात बताई कि हमने ऐसा ऐसा किया, एक्सीडेंटली उन्होंने ये बात बता दी। बाबा ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हुआ हो तो कोई बात नहीं, आप किसी और से करवा लीजिए, बस एटलीस्ट मुझे बता तो देते कि इस लड़के के ऊपर वो आत्मा हावी है। ऐसा आपने करवा दिया उसके साथ में और उस पंडित ने आपको लूट भी लिया। आप बता ही रहे हो कि 21 लाख रुपए आप उसको दे करके आए हो। किसने कहा कि उस आत्मा की मुक्ति पॉसिबल नहीं थी? मैं उस आत्मा की मुक्ति पॉसिबल करवा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, करवा दीजिए। तो उन्होंने ये बात बोली कि सबसे पहले तो इस लड़के को ये ताबीज जो है ये उतारना होगा और इसी के साथ में मैं आपके सामने ये यज्ञ परफॉर्म करूंगा जिसके बाद में वो आत्मा जो है इसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। आपके सामने होगा सब कुछ आपके सामने होगा। वो उन्होंने लॉकेट उतरवाया। यहां पर उन्होंने बहुत पूजा पाठ वगैरह करी, शिव जी भगवान के उन्होंने मंत्र वगैरह भी पढ़े। और आज जो उनकी प्रक्रिया थी वो थोड़ी अजीब थी, थोड़ी अलग थी। मंत्रों के साथ साथ वो कुछ ऐसा ऐसा भी बोल रहे थे जो यहां पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ में वो मन ही मन कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। उसके बाद में वो जो आत्मा थी
उसकी आवाज सभी को सुनाई दी घर के अंदर कि वो चीख रही है, चिल्ला रही है, और उसके बाद में बिल्कुल शांति। उन्होंने ये बात बोल दी कि अब ये जो आत्मा है ये चली गई है, अब इस लड़के को यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे ना तो ये ताबीज पहनने की जरूरत है और जिंदगी जो है इसकी बिल्कुल वैसे ही बीतेगी जैसी आप लोग चाहते हैं, जैसा ये बच्चा चाहता है। सब लोगों ने पैर छुए बाबा के और बाबा जो थे अपने घर के लिए निकल गए। अगले दिन उन लोगों को खबर मिली कि बाबा जो है उन्होंने सुसाइड कर ली और वो मर चुके हैं। जैसा उस बड़े पंडित ने, वो जो महान पंडित जो था, उसने कहा था कि जो भी इस आत्मा को निकालने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा, वो बाबा जो 85 साल के थे उन्होंने सुसाइड कर ली। उन लोगों को बड़ा डर लगा। ताबीज उन्होंने फेंका नहीं था, ताबीज उन्होंने अपने पास में रखा था। उन्होंने उस ताबीज को वापस पहना दिया। अब उन्हें लगा कि इस ताबीज का जो असर है अभी भी होगा। इसके महज 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो यहां पर रक्षित था वो तड़प तड़प के मर गया। उसकी हड्डियां जो थी वो लगातार कमजोर पड़ती चली गई और कई बार जो उसके आर्म्स वगैरह थे उसको कोई यहां पर ट्विस्ट करता था और इतना ज्यादा ट्विस्ट करता था कि उस लड़के की जो हड्डी होती थी वो टूट जाती थी। लगातार वो लड़का अपने आप को चोट पहुंचाता था, अपना सर दीवार में दे दे करके मारता था, अपनी आंखें उसने नोच ली थी, उसको रोकने की कोशिश करो तो वो रुकता नहीं था। मंदिरों में उसको ले गए, हर जगह उसको दिखा दिया और वो हंसता रहता था और अपने माँ बाप को ये बात बोलता था, तुम जो कर लो इस लड़के को इसके पापों की सजा मिलेगी। उस बड़े पंडित पर भी लेकर के गए थे तो उन्होंने यही बात बोली थी कि तुमने उस ताबीज को, उस लॉकेट को उतारा क्यों। वो भी नहीं बचा पाया और अंत वही हुआ जैसा उस बाबा ने कहा था कि ये लड़का मर जाएगा। अगर वो ताबीज उसके पास में होता तो वो बच सकता था। बच्चा उनका मर गया। उनको किसी पर भी शक नहीं था कि किसी ने यहां पे कुछ उनके साथ गलत किया है। इन बातों को 1.5 साल बीत गए। वक्त आ गया था 2017 का, शुरुआत का ही वक्त चल रहा था, जनवरी वगैरह का। इस वक्त पे एक आदमी आया जो यहां पर कुछ 80 साल के आसपास होगा। उसने ये बात बोली कि तुम्हारा लड़का जो मरा है उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है मेरे भाई की। अब उसका भाई कौन था? वो वही बाबा था जिसने यहां पे आत्महत्या करी थी। उसने अपने ही भाई पर यह ब्लेम लगाया और उसने ये बात कही कि तुम्हारा जो लड़का था पिछले जन्म में इसका नाम था वीरेन। वीरेन जो था ये यहां पर स्वाति नाम की लड़की से प्यार करता था। इसने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। इसने सिर्फ उसका यहां पर जो है गलत इस्तेमाल ही नहीं किया, मेंटली फिजिकली भी किया और अपने दोस्तों से भी करवाया। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, बस मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा। वो उसने किया और वही सारी चीजें जो थी रक्षित को दिखाई भी देती थी। वो लड़की यहां पे प्रेग्नेंट हो गई और वो लड़की मर गई। मरते वक्त उस लड़की ने बस अपने बाप को यह बात बोली थी कि मुझे किसी भी तरीके से उस इंसान से बदला लेना है। वीरेन जो था ये कनाडा जा रहा था और कनाडा जाते हुए जब ये अपनी फ्लाइट पकड़ने जा रहा था, एयरपोर्ट पे जा रहा था, तो इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और ये लड़का मर गया था। उसका बाप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन उसको यह बात मालूम थी कि वीरेन जो है इसका पुनर्जन्म होगा, क्योंकि जिन हालातों में वो मरा था, पुनर्जन्म हर किसी का नहीं होता, लेकिन वीरेन जिस वक्त पर मरा था और जिन हालातों और जिन नक्षत्रों में मरा था वो इन सब चीजों की नॉलेज रखता ही था। उसको मालूम था कि वीरेन का पुनर्जन्म होगा। वो वीरेन को तब से ही ढूंढ रहा था, 1990 के आसपास से आप समझ लीजिए, क्योंकि उसको मालूम था कि वीरेन जो है ये कब पैदा होने वाला है। उसको ये चीज मालूम थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो कहां पैदा होगा। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं पर भी पैदा हो सकता है। उसको एक डेट मालूम थी, 2 जून 1990 की। 2 जून 1990 को वीरेन वापस इस दुनिया में आएगा। वो आपके घर पे यहां पे पैदा हुआ। उसको 25 साल लग गए वीरेन को ढूंढने में। उसने ढूंढा, आप लोगों से दोस्ती करी और उसके बाद में पूरी सच्चाई आपको मालूम ही है। वो बाबा जो था वो उस लड़की का बाप था। उसने पहले तो यहां पे काला जादू किया, फिर काले जादू को रिवर्स किया और वो जो बक्सा था जो यहां पर रक्षित या वीरेन, जो भी आप उसे कहना चाहें, अब वो बक्सा जो था जिसको देख करके उसे याद आ रहा था कि उसने पहले भी दिया है, ये उसने पहली मीटिंग में
उस लड़की को गिफ्ट किया था, वो पीतल का बॉक्स था, वो उसने उसको गिफ्ट किया था। उसके अंदर उस वक्त पर जो थे यहाँ पे सेंट वगैरह थे, तो उसकी खुशबू जो थी उसको बहुत पसंद आई थी, उस लड़की को भी और साथ ही साथ वीरेन को भी। तो वो ये बात बोल रहा था कि ये खुशबू जो है ये मेरे जहन में है, और उसी बॉक्स के अंदर उस लड़की की आत्मा को उसने कैद किया था। अपनी बेटी तक को उसने मुक्ति नहीं दी थी। ये उस आदमी ने आकर के बात बोली कि उसने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अंतिम संस्कार करने के वक्त में जब अस्थियों को बहाया जाता है तो उसने उसकी कुछ अस्थियां जो थी वो चुरा ली थी, वो उस बॉक्स के अंदर उसने डाली थी, और कुछ यहाँ पे मंत्र वगैरह करा। वक्त के साथ में वो अस्थियां कहां चली गई, उसने फेंक दी या फिर उसको बहा दिया, ये नहीं पता, लेकिन जो वो चाहता था वो हुआ। उसने अपनी ही बेटी की आत्मा को उस बक्से में कैद किया। काले जादू से तो कोई भी यहां पर जो था उसको छुटकारा दिला सकता था उस लड़के को, जैसे उस बड़े पंडित ने बात बोली थी, लेकिन जब उसने उस बक्से को खोला तो उसने उस आत्मा को आजाद किया, उसी लड़की की आत्मा को आजाद किया। और वो लड़की जो थी उसकी आत्मा को इस तरीके से उसने बांधा था, उसी के बाप ने इतनी शक्तियों से उसको बांधा था कि वो कंट्रोल में आने लायक थी ही नहीं। अगर वो कंट्रोल हो सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ उस ताबीज से, या फिर हिंदुस्तान में या फिर पूरी दुनिया में सिर्फ 2-4 ही ऐसे महान लोग रहे होंगे जो ऐसा कुछ कर सकते थे। वो लोग सब कुछ अपनी तरफ से सही कर रहे थे, फैमिली वाले, लेकिन वो बाबा आया और उसने ये आश्वासन दे दिया कि मैं इसकी आत्मा को यहां पर मुक्ति वगैरह दिला दूंगा और ये लड़की यहां से चली जाएगी। इसीलिए उसने वो ताबीज उतरवाया और वापस से उस लड़की को उसके ऊपर छोड़ दिया। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन जो इधर विनोद थे, रक्षित के फादर या वीरेन के फादर, उन्होंने ये पूछा कि आखिर उस इंसान ने यहां पे सुसाइड क्यों करी। तो यहां पर इस बात का क्लियर जवाब उस इंसान के पास नहीं था। उसने बस ये बात बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं उसका राज यहां पर ना खुल जाए, इसलिए शायद उसने सुसाइड कर ली हो, या फिर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शायद उसको अपनी जान देनी ही पड़ती, इसलिए उसने अपनी जान दे दी हो। अब इस बात की क्लैरिफिकेशन किसी के पास नहीं थी, तो उन्होंने ये बात पूछी कि आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, आप अगर हमें ये बात पहले बता देते हम अपने लड़के को बचा लेते। तो उन्होंने कहा मैं बताना चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे साफ ये धमकी दी थी कि मैं तेरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। तू बता तो देगा उनको, लेकिन अगर उन तक ये सच्चाई पहुंची तो तेरे पूरे खानदान को मैं तबाह कर दूंगा, मैं खुद तो मरूंगा ही और तुझे भी लेके मरूंगा। इसीलिए उसने 1.5 साल तक ये बात नहीं बताई। 1.5 साल बाद जब उसको लगा कि सब कुछ यहां पर मामला पानी शांत हो चुका है, तो वो आया और उसने ये सच्चाई बताई कि आपके लड़के को, भोले भाले लड़के को, उस इंसान ने इस तरीके से मारा। जो पुराने जन्म में वो उससे बदला नहीं ले पाया, वो बदला उसने इस तरीके से उस लड़के से लिया, अपनी लड़की की आत्मा को ही उस पर छुड़वाया। और उसने ये भी बात बोली कि वो लड़की जो है उसको मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि उसका यही बदला था। उसको तब जाकर के मुक्ति मिली जब उसने यहां पर रक्षित को मार दिया। अब रक्षित की आत्मा को मुक्ति मिली नहीं मिली ये आज तक भी किसी को नहीं पता। रक्षित के पेरेंट्स के पास में सिर्फ रोने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब जो भी उसने एज अ वीरेन पिछले जन्म में किया था, उससे इस जन्म से कोई लेना देना उसका था नहीं। वो लड़का बहुत शरीफ था, किसी ने आज तक उसके बारे में 2 शब्द भी उल्टे नहीं बोले। लड़कियों की तो वो खास तौर से इज्जत करता था, जो वो पिछले जन्म में नहीं कर पाया था, यकीन मानो अच्छे संस्कारों से उसने इस जन्म में हासिल किया था। लेकिन एक इंसान की काली नजर उसके ऊपर ऐसी पड़ी जिसने उस लड़के की यहां पर जिंदगी छीन ली। अब उसके माँ बाप के पास सिर्फ रोने के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। आज भी वो इस गम से उभर नहीं पाए और शायद जिंदगी भर ये गम उनको सताता रहेगा, क्योंकि रक्षित उनका इकलौता लड़का था। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। आप मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है।
तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मिलता हूं जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।